हेलो, नमस्कार। मैं अमित सर। आज आपको जो मैं बताने वाला हूँ वो ये बताने वाला हूँ कि जो सिलिकॉन वैली बैंक है अमेरिका की, यूएसए की, वो किस तरीके से डिफ़ॉल्ट हुई और उसमें कहाँ गलती हुई कि वो डिफ़ॉल्ट हो गई बैंक। तो उन सबको बताने से पहले मैं आपके सामने दो बातें बताऊंगा जो आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। पहला इन्फ्लेशन और दूसरा स्टार्टअप। ठीक है, तो बात करता हूँ मैं। सबसे पहले जो आपकी नीड एंड वांट्स हैं, जो इकोनॉमिक्स की जो जड़ होती है, नीड एंड वांट्स, वो किस तरीके से जो वांट्स हैं वो नीड में तब्दील हो जाती हैं और नीडी किस में तब्दील हो जाती है, डिमांड्स में तब्दील हो जाती है। उसके लिए आपको जो डिमांड है वो आपको परचेजिंग पावर अगर आपकी अच्छी है, जो क्रय शक्ति है आपकी, वो सामर्थ्य है, तो जो वांट्स है वही किस में चेंज हो जाती है, डिमांड में चेंज हो जाती है। ठीक है ना। किसी भी चीज़ को खरीदते हैं तो उसके बदले आप पैसे चुकाते हैं, तो वो आप मतलब कोई भी चीज़ पैसे ही देते हैं तो वो आपकी क्या कहलाती है, प्राइस कहलाती है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जो इकोनॉमिक्स है वो पूरा का पूरा जो कोई भी चीज़ हो, ठीक है ना, आप क्या उसमें प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट का, किस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं उसका जो है आप किस तरीके से उस प्रोडक्ट को बेचते हैं मार्केट में और किस तरीके से प्रॉफिट लेते हैं, पूरा का पूरा स्टडी है ना। और किस तरीके से वो पैसे को जो सरकारें हैं, गवर्नमेंट हैं, जो सेंट्रल हैं या स्टेट हैं, वो किस तरीके से उसे मॉनेटाइज करती हैं। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी ला के वो सारा का सारा अध्ययन ही क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो प्रोडक्शन के जो 4 पिलर्स हैं, प्रोडक्शन के कितने पिलर्स हैं, 4 पिलर्स हैं, जिसमें कि नंबर 1 जो आता है आपका लैंड, दूसरा आता है लेबर, और तीसरा है आपका कैपिटल, और चौथा है आपकी एंटरप्रेन्योरशिप। जब तक कि आपको उसका एंटरप्रेन्योरशिप नहीं मिलेगा तब तक स्किल का आपको एंटरप्रेन्योरशिप नहीं मिलेगा तब तक वो प्रोडक्ट तैयार करना ही तुम्हारा क्या है, बेकार है। तो मैं सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में बात कर रहा था। तो सिलिकॉन वैली बैंक जो थी वो इन्फ्लेशन की मार को समझ नहीं पाई। तो सबसे पहले मैं इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ। इन्फ्लेशन होता क्या है, मुद्रास्फीति होती क्या है, आखिर मुद्रास्फीति मतलब हम किस तरीके से महसूस करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी चीज़ है, या ऑयल ही मान लीजिए, सरसों का ऑयल था, वो शायद 2013 के समथिंग मान लीजिए 60 रुपये के जी था। ठीक है ना। और आज 2022 या 23 में लगभग 120 या 125 पर लीटर हो गया। ठीक है ना। तो इसका मतलब यही है कि वो जो तेल था उस पर क्या हुआ, इन्फ्लेशन हुआ। समझ रहे हो। तो इन्फ्लेशन एक तरह से, जो इन्फ्लेशन होता है यानी जो महंगाई होती है प्रोडक्शन पे या प्रोडक्ट पे, वो अच्छा है। जीडीपी भी क्या है, अच्छा है, क्योंकि इससे क्या है, वो जीडीपी, किसी भी देश की जीडीपी बढ़ रही है, ग्रोथ कर रही है, इस बात को दिखाता है क्या, जो है इन्फ्लेशन। ठीक है। बट इन्फ्लेशन, हद से ज़्यादा इन्फ्लेशन क्या है, वो नुकसान कर जाता है किसी भी कंट्री को। तो हद से ज़्यादा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी लाई जाती है वो ही इन्फ्लेशन को क्या करती है, दूर करती है। तो उसको सरकारें दूर करने के लिए, जो इन्फ्लेशन है वो उसको दूर करने के लिए, वो लिक्विडिटी यानी जो मार्केट में जितनी भी तरलता फैली हुई है, यानी करेंसी रूपी तरलता जो फैली हुई है, उस करेंसी को किसी भी तरीके से मार्केट से उठाना ही इन्फ्लेशन को कम कर सकता है। ठीक है। इसके लिए क्या होगा कि जो बैंक हैं वो जो लोन देती हैं, सरकारें जो लोन देती हैं जो बिजनेसमैन को, ठीक है, इन्वेस्टर्स को, तो वो जो लोन है उसकी जो
ब्याज है, इंटरेस्ट है, उसको क्या है बढ़ा देगी। जिससे क्या है कि लोन जो है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो लोन लेने से मना कर देंगे, यानी कि लोन लेना उनके लिए दुश्वार हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। तो इससे यही होता है कि जब लोन लेना कठिन हो जाएगा तो बैंक क्या करेगी, मतलब पैसा कम हो जाएगा मार्केट में, और पैसा कम हो जाएगा तो फिर क्या है, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। सीधे सीधे सी कहानी है। आप इन्फ्लेशन को ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको इन्फ्लेशन सीधे सीधे बता दूं। कोई भी चीज़ है, मान लीजिए मार्कर ही है, जो ह्यूमन रिसोर्सेस होते हैं, ठीक है ना, वो क्या है, लिमिटेड है। जो भी जितना भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, गुड्स एंड सर्विस में आपको क्या मिलता है, ह्यूमन रिसोर्सेज मिलता है, जो कि प्रोडक्शन की 4 पिलर से, यानी प्रोडक्शन के 4 फैक्टर से कोई भी चीज़ क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये प्रोडक्ट है, मान लीजिए मार्कर है, एक मार्कर, जब मार्कर मान लीजिए क्या है, लिमिटेड होंगे, और बहुत सारे जब टीचर हो जाएंगे उसमें, तो उन्हें क्या है, सबको मार्कर की ज़रूरत पड़ेगी। मार्कर तो उतना ही बनाया है कंपनी ने, और जब सब लोगों को मार्कर चाहिएगा, है ना, तो उनके पास क्या है, पैसा है। तो कोई भी आदमी जो मेरे से धनवान होगा या मेरे से ज़्यादा उसके पास लिक्विडिटी होगी, वो जैसे मैं इसको 20 रुपये का लूँगा तो वो 25 रुपये का ले लेगा। तो सीधी सी कहानी है कि कोई भी प्रोडक्ट की क्या है, कीमत ही बढ़ रही है। यानी एक प्रोडक्ट है, उसके 4 खरीदार मिलेंगे तो वो क्या करेंगे, प्राइस को ही क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ठीक है, अगर इसी तरीके से समझ नहीं आया तो मान लीजिए जैसे कि आप मार्केट में जाते हैं और वहाँ पे आप 1000 रुपये का नोट लेके जाते हैं और आपको कोई जीन्स चाहिए, ठीक है, और वो 500 रुपये की जीन्स है, ठीक है, और वहाँ पर जो कस्टमर्स हैं वो 4 लोगों को जीन्स पसंद आ जाती है। अब जो विक्रेता है, ठीक है, जो दुकान वाला है, जो ठीक है सेलर है, वो क्या करेगा, वो 4 ग्राहकों को देखकर उसकी प्राइस को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। ठीक है, जो जीन्स 500 रुपये की बिक रही थी, वो भाई 4 खरीदार हैं उसके, तो चारों को बेचने के लिए क्या करेगा, वो 700 रुपये कर देगा। जिस पे हमारे 700 रुपये होंगे वो उसको लेके चला जाएगा। यानी कि अगली बार अगर वो जीन्स लेके आएगा तो उसकी जो प्राइस रखेगा वो 700 रुपये रखेगा। समझ रहे हो? तो मार्केट में क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक है, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, जो आरबीआई है वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है कि जो लिक्विडिटी है उसको किसी भी तरीके से मार्केट से हटाना ही क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, वो किस तरीके से हटाती है, वो कई तरीके हैं उसके, है ना। तो जो करेंसी है उसको पूरे को मार्केट से हटाती है, वो धीरे धीरे मतलब इक्विवेलेंट करती है। अगर करेंसी ज़्यादा होगी तो इन्फ्लेशन आएगा, अगर करेंसी ज़्यादा कम हो जाएगी तो डिफ्लेशन आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, नॉन इन्फ्लेशन आ जाएगा, यानी अपस्फीति आ जाएगी। ठीक है ना। तो मैं जो बता रहा था, और दूसरा बात बता रहा था मैं स्टार्टअप के बारे में। स्टार्टअप होता क्या है, किसी भी कंपनी का स्टार्टअप क्या होगा, स्टार्टअप फंडिंग क्या होती है। तो स्टार्टअप ये होता है कि मान लीजिए कोई बीज है, मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए कोई बीज है, अगर आपको उसको पेड़ बनाना है, समझ रहे हो, तो वो डायरेक्टली तो पेड़ बनेगा नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, उसे पहले खेत में बोना पड़ेगा, और बोते समय उसमें खाद पानी सारा का सारा क्या है ख्याल रखना पड़ेगा। और उसके लिए जब वो उपज आएगा तो उसका मतलब ये है, आपको उसकी मतलब परवरिश जो है, देखभाल करनी पड़ेगी, तभी तो वो बड़ा होगा। सेम प्रोसेस होता है किसी भी कंपनी को, जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपके पास इन्वेस्टर्स नहीं होते, आपके पास पैसा नहीं होता है कि आप उसको डायरेक्टली ग्रो अप कर जाएं कंपनी को, समझ रहे हैं। तो आप क्या करते हैं, शुरुआत में स्टार्टअप फंडिंग लगाते हैं, आपके पास जो पैसा है उसको लगाते हैं। उसके बाद फिर आप इन्वेस्टर ढूंढते हैं, इन्वेस्टर्स
ढूंढकर फिर आप उसका एडवर्टाइज करते हैं या जो भी आप करेंगे जिससे कि कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो, ठीक है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे। तो जब आप कंपनी को मुनाफा होगा तो और सी बात है कि जब किसी को भी कंपनी को मुनाफा होता है तो उसके एम्प्लॉय को सीधा सीधा उसका क्या है, प्रॉफिट यानी लाभ होता है, सीधी सीधी, ठीक है ना। और जब प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट होगा तो कंपनी क्या करेगी, जो एम्प्लॉय उनको सैलरी ज़्यादा देगी, और ज़्यादा देगी तो उनके पास पैसा होगा, और पैसा होगा तो फिर वही ज़्यादा पैसा होगा तो ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा, सीधी सीधी सी कहानी है। ज़्यादा मतलब लिक्विडिटी होगी मार्केट में तो क्या होगा, इन्फ्लेशन ऑटोमेटिक बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये जो आरबीआई होती है यानी सेंट्रल बैंक है इंडिया की, वो क्या बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, ठीक है ना। सेम प्रोसेस में जो आरबीआई है हमारे यहाँ पे सेंट्रल बैंक, वैसे यूएसए में फेडरल रिजर्व बैंक है जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। फेडरल रिजर्व सिस्टम एक वहाँ संस्था है, ठीक है ना, सिस्टम करके बैंक बनाई गई है जो पूरा का पूरा उन पर कंट्रोलिंग रखती हैं, फेडरल रिजर्व बैंक, ठीक है ना। फेडरल रिजर्व बैंक हुआ क्या, सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सिलिकॉन वैली बैंक में ये था कि सिलिकॉन वैली बैंक ने जो सारी की सारी बैंक करते हैं, इसने यानी मान लीजिए कस्टमर्स का जो पैसा होता है, भाई ये प्रोडक्ट तो तैयार नहीं कर रही है, कोई प्रोडक्शन तो है नहीं है इनके पास, प्रोडक्शन जो है वो सर्विस के रूप में है इनके पास, कोई प्रोडक्ट तो तैयार नहीं है इनका, तो गुड्स तो नहीं है, क्या है इनके पास, सर्विस है, ठीक है ना। तो सर्विस के लिए भी वही 4 फैक्टर चाहिए, ठीक है, लैंड चाहिए, लेबर भी चाहिए, कैपिटल भी चाहिए और एंटरप्रेन्योर भी चाहिए। अगर ये चारों नहीं होंगे तो कोई भी जो सर्विस है या गुड्स है कभी भी उसका प्रोडक्शन नहीं हो सकता, सिंपल सी कहानी है। तो इसके लिए जो सिलिकॉन बैंक थी, सिलिकॉन वैली बैंक थी जो अमेरिका में चल रही थी, उसने क्या किया, जो उसके पास पैसा था, ठीक है ना, उसके पास जो पैसा था वो जो है 14 लाख करोड़ उसका जो है पूरा का पूरा पैसा था, ठीक है ना, 14 लाख करोड़ जो है रुपए के समथिंग उसका पैसा था, इसे डॉलर में बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये था कि जो सिलिकॉन वैली बैंक थी उसने क्या किया, जो पैसा था उसका, उसने भाई ये बताइए आप सीधे से बताइए, कोई जब प्रोडक्शन नहीं हो रहा, उसका प्रोडक्ट नहीं बन रहा तो वो आपको सर्विस देगी। सर्विस का मतलब ये है आपका पैसा वो रखेगी, आपके पैसे को सिक्योरिटी देगी, आपके पैसे को ब्याज देगी यानी मुनाफा देगी आपको, कस्टमर्स को, तभी तो आप उसमें रखेंगे पैसे को। तो ये जो बैंक है वो सर्विस आपके पैसे के रूप में वो जो है रिटर्न्स देती है, आपको ज़्यादा दे देती है। तो यही सिलिकॉन वैली बैंक जो कर रही थी वो यही कर रही थी कि उसने क्या किया कि जो ज़्यादातर जो बैंकें होती हैं वो इस तरीके से पैसा रखती हैं कि इमरजेंसी में भी अगर जो ग्राहक हैं अगर वो अपना मान लीजिए पैसा लेने आ गए तो वो जो है उन्हें अपनी स्कीम जो लॉन्च होती हैं उसमें से पैसा मतलब वो उसका पैसा वापस कर सकें। मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि सारे के सारे कंज्यूमर्स तो नहीं आ सकते ना एक साथ, तो आधे आएंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या किया इन्होंने, सिग्नेचर बैंक ने थोड़ा सा पैसा तो इसने अपने पास में जो है नकद रख लिया और बाकी के इसने जो है बॉन्ड खरीद लिए, ठीक है ना। बॉन्ड के बारे में जो जब मॉनेटरी पॉलिसी बताऊंगा तब पूरा का पूरा मैं आपको बॉन्ड के बारे में या पैसे किस तरीके से SLR हो या ना CRR हो, कुछ भी हो, वो सारा का सारा किस्सा बताऊंगा मैं आपको जब RBI की मॉनेटरी पॉलिसी मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ सिलिकॉन वैली के बारे में बात कर रहा हूँ। सिलिकॉन वैली बैंक जो थी उसने कुछ पैसा यानी थोड़ा सा पैसा अपने पास नगद रखा, बाकी का पैसा इसने जो टेक कंपनियां थी, ठीक है, या हेल्थ
जो टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, यानी ठीक है ना, प्रौद्योगिक कंपनियां और जो हेल्थ केयर फर्म हैं कंपनियां, उसमें पैसे को इसने इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है। अब क्योंकि आपको पता है कि भाई जब आपके पैसे को बैंक लेगी तो वो ब्याज भी देती है, इंटरेस्ट देती है, नहीं देती तो वो कहाँ से लाएगी पैसे वो। तो ये प्रोसेस होता है कि जब वो बैंक आपसे पैसा लेती है तो वो जो है आपके पैसे को जो है इन्वेस्टर्स को, बड़े बड़े बिजनेसमैन को, कंपनियों को, ठीक है ना, रियल एस्टेट में कहीं पे भी क्या है इसको निवेश करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी, और उससे जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को जो है आपको भी देगी, ठीक है ना, इंटरेस्ट के रूप में। और जो कर्मचारी हैं, जो उसके एम्प्लॉय हैं, पंखा है, लाइट है, जो भी मतलब जितना भी खर्चा होता है वो निकालेगी, और उसके बाद में जो प्रॉफिट होगा वो खुद रखेगी। ये होता है बैंकों का सिस्टम। तो यही था सिलिकॉन वैली बैंक में जब पैसा लगा हुआ था वो स्टार्टअप कंपनियों का लगा हुआ था, ठीक है ना। जो उसके कस्टमर्स थे वो ज़्यादातर कौन सी उसके थे, स्टार्टअप कंपनियों के थे। मैंने अभी आपको बताया स्टार्टअप कंपनी का होती है जब शुरुआत होती है किसी भी कंपनी की, तो स्टार्टअप ही होती हैं, मतलब वो जो है स्टार्ट होती है ना, जब उनके पास कोई इन्वेस्टर्स नहीं होता तो वो स्टार्टअप में कंपनियां ही होती हैं जो नई कंपनियां खुलती हैं, ठीक है। स्टार्टअप कंपनियां के जो पैसा है वो इस सिलिकॉन वैली बैंक में जमा था, ठीक है ना। अब हुआ क्या कि सिलिकॉन वैली बैंक ने थोड़ा सा पैसा अपने पास रखा और ट्रेजरी में रखा, और बाकी का जो पैसा था वो पूरा का पूरा जो है टेक्नोलॉजी कंपनी एंड जो हेल्थ केयर फर्म्स थी उनमें क्या है, पूरा पैसा इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। जब सिलिकॉन वैली ने जो मैं इसको सिलिकॉन वैली बैंक को SVB बोलूँगा, जब SVB ने पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो ये जब तक तो ठीक था, जब तक कि जो फेडरल बैंक है, ठीक है ना, अमेरिका की, क्योंकि कोरोना रहा था ना, तो कोरोना की वजह से मंदी रही थी, तो तब तक तो सब कुछ सही था, ठीक है ना। इसके बाद ये जो अभी उसने कहा जो मॉनेटरी पॉलिसी लाई, मॉनेटरी पॉलिसी के फेडरल बैंक जो है मॉनेटरी पॉलिसी लाई, तो उसमें ये था कि जो उन्होंने मतलब पैसे को, जो उनको बैंकों को पैसा देना था उसका जो है उन्होंने जो ऋण लेना था किसी भी बैंक से, उसका क्या है उन्होंने इंटरेस्ट को बढ़ा दिया। जब इंटरेस्ट महंगा हो जाएगा तो कोई भी इन्वेस्टर्स या कोई भी बिजनेसमैन उस पैसे को क्यों लेगा, आप बताइए। जब उसका खुद का पैसा किसी बैंक में रखा हुआ है तो वो क्यों लेगा, ठीक है ना। सेम काम सिलिकॉन वैली बैंक के साथ हुआ कि जो उसके कस्टमर्स थे उनको पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो पैसे की ज़रूरत पड़ी तो वो मार्केट से जो पैसा था, जो फेडरल बैंक ने जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाई थी उसके तहत उसकी ब्याज को जो क्या हुआ, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए बढ़ा दिया था। जब बढ़ा दिया था तो वो पैसा मार्केट से क्यों उठाएंगे, वो अपना पैसा निकालने के लिए सिलिकॉन वैली बैंक पहुंच गई, जो उनके कस्टमर्स थे स्टार्टअप कंपनी वाले। ज़्यादातर पैसा स्टार्टअप कंपनियों का उसमें लगा हुआ था, ठीक है ना, 89%। तो जब वो निकालते हैं तो 9 मार्च अभी जो गया है ना, 9 मार्च 23 को, तो उसने जब निकालते हैं उनके पास पैसा, और सिलिकॉन वैली बैंक के पास पैसा तो था ही नहीं नगद, तो उसने क्या किया, जब कस्टमर आएंगे तो उनको भी वापस नहीं कर सकते, तो उनका जो पैसा इन्वेस्ट था, ठीक है ना, उन्होंने समय से पहले ही उसको क्या किया, जो कुछ ऐसी स्कीम थी उसकी सिक्योरिटीज़ थी उसको उन्होंने उसको तोड़ लिया। जब तोड़ोगे सीधा बिल्कुल सेम काम बॉन्ड का इसी तरीके से होता है कि वो आपको 79 डेज का या 71 डेज का 142 डेज का मतलब एक फिक्स प्रीमियम होता है। अगर आप उसे उससे पहले तोड़ेंगे तो आपको जो इंटरेस्ट मिलना था वो फिर आपको मामूली ही मिलेगा, जो आपको ज़्यादा मिलना था वो आपको कम मिलेगा।
सिलिकॉन वैली बैंक के साथ भी यही हुआ, समझ रहे हैं। उसको बहुत कम इंटरेस्ट मिला, और जब बहुत कम इंटरेस्ट मिलेगा तो और पैसा जो है उसको उनको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, कस्टमर को तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कस्टमर को इंटरेस्ट दिया तो सिलिकॉन वैली बैंक को 9 मार्च को जब उन बैंक की जो है ज़्यादा किया जाता है, तो उसने बताया कि 8 मार्च को ही 16,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ, ठीक है ना। उसने कई सिक्योरिटी को घाटे में बेच दिया था, ठीक है। इस अफरा तफरी में बैंक ग्राहकों ने, जब उनको बैंक ग्राहकों को पता हो रहा कि भाई नुकसान हो रहा है, तो जो उसके जो कस्टमर्स थे वो अपने पैसे के लिए मतलब पैसा निकालने लगे। और जब पैसा निकालने गए तो जो इन्वेस्ट था वो सारा का सारा पैसा आना ही आना था वापस। तो यही हुआ, जितनी भी सिक्योरिटीज़ थी वो सारी की सारी घाटे के सौदे में बेच दी गई, और जो पैसा निकाल रहे थे उसके कस्टमर, उनको पैसा दे दिया गया। अब क्या होना था, सिलिकॉन वैली बैंक जो है 9 मार्च को इसके जो शेयरों में पता चला, जब उसमें शेयर मार्केट में, तो 60% तक गिरावट हो गई इसके शेयरों में, ठीक है ना। फिर 10 मार्च को जो फेडरल रिजर्व सिस्टम है उसने इसको बंद कर दिया और ये इसको डिफ़ॉल्ट घोषित कर दिया गया। ये थी सिलिकॉन वैली बैंक की कहानी। यानी अगर जो है इन्वेस्ट से पहले, मतलब टाइमिंग से पहले अगर पैसा निकाल लेगा कोई भी स्कीम में भी आरडी होती है, एफडी होती हैं, वो सारे का सारे मैं आपको उसमें बताऊँगा। तो अगर आप इन्वेस्ट से पहले पैसा निकाल लेंगे टाइमिंग से पहले, तो आपको प्रॉफिट कम होगा। सेम काम उसके सिलिकॉन वैली बैंक के साथ हुआ। और उसके जो है शेयर में क्या हुआ, जो लगभग मान लीजिए कोई भी 800 रुपये या 1000 रुपये का है, तो उसमें 60% गिरावट हो गई। वो ओनली 400 रुपये का शेयर मार्केट में बिकने लग गया। तो उसके बाद 10 मार्च को इसको बंद कर दिया गया। 10 मार्च को ही फिर सिग्नेचर बैंक के शेयरों में 20% तक गिरावट हो गई। सिग्नेचर बैंक का जो पैसा है वो भी रियल एस्टेट में लगा हुआ था, ठीक है ना, रियल एस्टेट मार्केट में लगा हुआ था। और जो लॉ फर्म होती हैं, कानूनी फर्म होती हैं, उसमें भी लगा हुआ था। 50% सिग्नेचर बैंक का उसी में था। तो इसकी विफलता को देखते हुए फेडरल बैंक ने सिग्नेचर बैंक को, मतलब अब कोई लेन देन नहीं होगा, मतलब उसको डिफ़ॉल्ट तो नहीं हुआ, उसको रोक दिया गया लेन देन के लिए, क्योंकि एकदम जो है बैंकिंग क्षेत्र जो है, बैंकिंग सेक्टर में गिरावट आ गई ना, इस वजह से। ये दूसरी बार हुआ है अमेरिका में। जब 2008 में जब मंदी आई थी, उस समय वॉशिंगटन म्यूचुअल बैंक, समझ रहे हैं, वो विफल हुई थी, ठीक है ना। और इसको विफलता के बाद में 25,000 करोड़ की जो जेपी मॉर्गन ने इसको क्या है खरीदा था, दिवालिया हो गई थी। कौन सी? वॉशिंगटन म्यूचुअल बैंक, ठीक है ना। अब आते हैं, अगर कोई बैंक करप्ट हो जाती है, ठीक है ना, या दिवालिया हो जाती है, ठीक है, तो फिर जो है आपका पैसा आपको मिलेगा या नहीं, इस बारे में आपको मैं कुछ जानकारी दूंगा। तो जैसे कि यहाँ पे फेडरल रिजर्व बैंक है, हमारे यहाँ पे क्या होती है, आरबीआई है, ठीक है ना। आरबीआई पूरी मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगी। आरबीआई के साथ एक संस्था है जो सेंट्रल गवर्नमेंट या फाइनेंस मिनिस्टर के साथ काम करती है, वो है DICGC, ठीक है ना। एक स्वायत्त संस्था है DICGC, ये है डिपॉजिट इंश्योरेंस, ठीक है ना, क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, जो कि 1961 में इसको क्या स्थापना हुई थी। इसमें 2 एक्ट बनाए गए थे। एक तो जमा बीमा क्रेडिट गारंटी निगम अधिनियम 19 एक्ट या बोल सकते हैं, ये पूरा उसके हिंदी है पूरा 1961 में। और जमा बीमा एंड क्रेडिट गारंटी निगम सामान्य विनिमय, ठीक है ना,
जनरल रेगुलेशन 1961 एक्ट जो है, इसका सेक्शन 60 है, उसका सब सेक्शन 3 में DICGC की बात कही गई है। ये भारत में स्थित जितनी भी वाणिज्यिक बैंक हैं और विदेशी क्षेत्रों की केंद्रीय, राज्य और शहरी सहबद्ध बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जितनी भी स्थानीय बैंक हैं, उनमें जो पैसा जमा है, ठीक है, उनकी क्या है, उनको कवर कर देता है, ठीक है। और जो पैसे का कवर देता है, कब देता है? जब उस स्थिति में ये कवर देता है जिस स्थिति में जब बैंक कस्टमर का पैसा लौटाने में असमर्थ हो जाती है, यानी बैंक क्या हो जाती है, डिफ़ॉल्ट हो जाती है, यानी बैंक क्या हो जाती है, दिवालिया हो जाती है, बैंक क्या हो जाते हैं, डूब जाती है। तब ये DICGC काम करता है। सेम अमेरिका में है, इसमें FDIC है, फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस और कॉरपोरेशन, ठीक है ना। तो आप ये समझिए कि ये जो DICGC है, वो भाई जब पैसे देगा किसी को, तो जब भाई बैंकों से पैसे लेगा भी, जो इंश्योरेंस भी तो करेगा बैंकों का, तो वो बैंकों का इंश्योरेंस करता है, ठीक है। और बैंक के करप्ट होने पर जितने भी ग्राहक हैं, उसके कस्टमर्स हैं, ठीक है, उन सबको पैसे की जिम्मेदारी लेता है और पैसे जो है बीमा के तहत उनको वापस दिए जाते हैं ग्राहकों को। अभी जो हाल फिलहाल में जो शुरुआत में कवर थी, सबसे पहले 1 जनवरी 1968 में जो बीमा का कवरेज था, प्रीमियम लेता है ये बैंकों से, जो कवरेज था वो 5,000 रुपये था। 1 जनवरी 1968 में 5,000 रुपये था। फिर इसको बढ़ाकर 1 अप्रैल 1970 को 10,000 रुपये कर दिया गया। फिर 1 जनवरी 1976 को 20,000 रुपये इसका कवर कर दिया गया। फिर 1 जुलाई 1980 को 30,000 रुपये कवर कर दिया गया। फिर 1 मई 1993 से इसको 1 लाख रुपये कवर कर दिया गया। और जब निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री थी, 4 फरवरी 2020 से इसको जो कवर है वो कितना कर दिया गया है, 5 लाख रुपए कवर कर दिया गया है इंडिया में। समझ रहे हैं? तो यही है, जब बैंक डिफ़ॉल्ट हो जाएगी, ठीक है ना, जब बैंक दिवालिया हो जाएगी, तो जो उनके ग्राहक हैं, है ना, उस बैंक के ब्रांच में या ब्रांचों में जितने भी ग्राहक हैं, ठीक है ना, उन सबको बीमा कवरेज कौन देगा? DICGC देगा, ठीक है। किस एक्ट के तहत? 1961 एक्ट के तहत, ठीक है। इसमें क्या है कि मान लीजिए आपका पैसा जो है 5 लाख रुपए है, ठीक है, तो वो आपको 5 लाख रुपए पूरा का पूरा वापस कर देगा, ठीक है। मान लीजिए आपका पैसा 5 लाख से कम है, मान लीजिए 4,95,000 आपका उसमें रुपया, जो जितनी, यानी एक ही ब्रांच नहीं है, जितनी भी ब्रांच हैं उसकी, उन सबको टोटल मिलाकर ही वो आपको 5 लाख रुपए तक दे सकता है, ठीक है। मान लीजिए किसी में आपका 4,95,000 है और आपकी ब्याज बनती है 4,000, ठीक है ना, तो वो आपको 4,99,000 रुपये दे देगा। पर अगर आपका 5 लाख रुपये मूल राशि है, ठीक है ना, प्रिंसिपल है, और आपका इंटरेस्ट बनता है, जो भी बनना हो, मान लो 5,000 बनता है, तो फिर वो आपको जो है 5,05,000 रुपये नहीं देगा, इससे ओनली आपको 5 लाख रुपये देगा। ये इसलिए नहीं कि वो इंटरेस्ट है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये कवर 5 लाख ही दे सकता है DICGC से। अगर आपका 5 लाख से कितना भी ज़्यादा रुपया उसमें डिपॉजिट है, वो आपको 5 लाख रुपए तक का कवर देगा, यानी 5 लाख रुपए आपको वापस दे देगा, ठीक है। वो भी 3 महीने के अंदर, ठीक है ना, 90 दिन में आपको बीमा कवर देगी DICGC। तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वैसे भी जितने भी जो अगर दिखता है कि कोई भी बैंक लॉस में जा रहा है, ठीक है ना, घाटे में जा रहा है, तो उससे पहले ही उसको बड़ी बैंक के साथ क्या कर दिया था, मर्ज कर दिया जाता है। जैसे कि
लक्ष्मी विलास बैंक के साथ हुआ, अभी निर्मला सीतारमण ने जो बड़ी बड़ी बैंकों के साथ जो लॉस में जा रही थी बैंक, उनको क्या किया है, मर्ज किया है। ठीक है ना। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बैंक करप्ट होता है, ठीक है ना, या दिवालिया होता है, तो आपका पैसा 5 लाख से अगर कम है तो आपको 5 लाख का कवर DICGC देगा, और 5 लाख से ज़्यादा है तो भी आपको 5 लाख रुपए DICGC देगा। थैंक यू। आगे जब भी लेक्चर लूँगा मैं तो सीरियल वाइज ही मैं आपको पढ़ाऊँगा, क्योंकि बिकॉज कल जो 10 मार्च की बात थी वो सिलिकॉन वैली बैंक की वाली बात थी, तो वो बताना ज़रूरी था। ठीक है ना। फाइनेंस सेक्टर से बात है, तो बैंकिंग सेक्टर से बात है, तो वो बताना ज़रूरी था। ठीक है ना। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है ना, आपके पैसे को बैंक किस तरीके से मॉनेटराइज करती हैं, ठीक है ना, किस तरीके से इन्फ्लेशन को दूर करेंगी, डिफ्लेशन को, मंदी को दूर करेंगी, है ना, किस तरीके से पॉलिसी बनाती हैं, किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट देंगी आपको, किस तरीके से सरकारें एम्प्लॉयमेंट देंगी, किस तरीके से पॉवर्टी को दूर करेंगी, गरीबी को दूर करेंगी, वो सारी की सारी स्कीम्स, किस तरीके से प्रोडक्शन को बढ़ावा देंगी, किस तरीके से GDP बढ़ेगी, किस मतलब सारा का सारा मैं आपको सीरियल वाइज बताते जाऊँगा। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।